हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। 10 मिनट्स जीके सीरीज में कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 चल रहा है। पार्ट 5 में हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद कर चुके हैं। अब महान्यायवादी और कैग दो टॉपिक्स बचे हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। ये पद कैसे कार्य करता है और इसके संवैधानिक प्रावधान क्या क्या और क्या बातें हमें शॉर्ट में इसके बारे में मालूम होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 76 में अनुच्छेद 76 में किया गया है। इसके अलावा 88 नंबर आर्टिकल भी इसके बारे में बात करता है। तो सबसे पहली बात कि इसका परिचय, कौन होता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल कौन होता है। भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि परामर्श अधिकारी या विधि परामर्शदाता, जो कि सुप्रीम लीगल ऑफिसर ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव के नाम से कहलाता है। ये पद हमने यूके से थोड़ा सा प्रभावित होकर लिया है। यूके में जो विधि मंत्री होता है या कानून मंत्री होता है या लॉ मिनिस्टर होता है, वो एक्स ऑफिशियो पदेन अटॉर्नी जनरल होता है। लेकिन हमारे देश में इसकी व्यवस्था थोड़ी अलग है। यूनियन लॉ मिनिस्टर अलग कार्य करता है और अटॉर्नी जनरल अलग कार्य करता है। अगला प्रश्न कि कौन बन सकता है महान्यायवादी। तो अनुच्छेद 76 कहता है कि राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। इसकी जो पदावधि है वो अनिश्चित काल के लिए होती है, कोई इसका फिक्स टेन्योर नहीं होता, और उसी व्यक्ति को महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल बनाया जाता है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की या सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की अर्हता रखता हो, उतनी एलिजिबिलिटी रखता हो। चूंकि ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, अर्थात काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही सलाह देती है उसको नियुक्त करने के लिए। सरकार का सबसे बड़ा कानून परामर्शदाता है, इसलिए इसकी जो पदावधि है, इसका जो टेन्योर है, फिक्स नहीं है। जनरली ये देखा गया है स्वतंत्र भारत के इतिहास में, जैसे सरकारें चेंज हो जाती है, महान्यायवादी भी उसी के साथ चेंज हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि संविधान में इनका पारिश्रमिक या इनको जो एम्लुमेंट मिलते हैं वो तय नहीं किए गए हैं। इनको एम्लुमेंट या वेतन उतना ही मिलता है जो कि राष्ट्रपति निर्धारित करता है, यानी सरकार निर्धारित करती है। अगली बात की महान्यायवादी के कार्य क्या। महान्यायवादी के कार्य यह है कि सरकार को सलाह देना उन मामलों पर जो कि कार्य राष्ट्रपति उसे आवंटित करता है। यानी सरकार जिन चीजों पर न्याय से संबंधित, विधि से संबंधित राय मांगती है, वो राय, अपनी परामर्श, अपनी ओपिनियन देता है। इसके अलावा समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा ऐसी चीजें जिनका नेचर जो है लीगल होता हो, उसके बारे में भी अपनी परामर्श देता है। तीसरा पॉइंट ये है कि उसकी पावर्स क्या है, उसके अधिकार क्या है, उसके राइट क्या है उनके। तो महान्यायवादी के सबसे बड़े अधिकारों में यह है कि भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी भी कोर्ट में सुनवाई करने का उसे अधिकार है। आर्टिकल 88 कहता है कि महान्यायवादी संसद की किसी भी सदन में बैठ सकता है, संयुक्त बैठक में भी बैठ सकता है, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। यही प्रश्न कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ का प्रश्न पूछा गया था। तीसरा जो उसका अधिकार यह है कि संसद द्वारा स्थापित की गई संसदीय प्रक्रिया में जो समितियां होती है, पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम जो आगे हम पढ़ेंगे, उसमें किसी भी कमेटी में भाग ले सकता है, लेकिन वहां भी उसे वोट देने का राइट नहीं है। महान्यायवादी अपने पद के हिसाब से उनको वो सारी विशेषताएं, प्रतिरक्षाएं वो सब मिलेंगी उसको, जो खास बातें जो कि एक सदस्य को मिलती है, संसद के सदस्य को मिलती है जब वो ये कार्य करता है। अधिकार के बाद बात आती है कि महान्यायवादी के पद की सीमाएं क्या क्या है। पद की सीमाएं ये है कि पहला तो वो कि अपनी राय, अपना निर्णय सरकार पर आरोपित नहीं कर सकता, इम्पोज नहीं कर सकता। उसकी जो ओपिनियन है वो मैंडेटरी नहीं होती है, वो वॉलंटरी होती है, सरकार के ऊपर है उसे माने या नहीं माने। दूसरा, आपराधिक मामलों में अगर वो किसी का बचाव करना चाहे वकील होने के नाते, तो उसको सरकार की उससे अनुमति लेनी होगी। जनरली वो ऐसे कार्य भी नहीं करता है। तीसरी लिमिटेशन ये है कि वो किसी भी कंपनी में डायरेक्टर या निदेशक बनना चाहे तो सरकार की अनुमति के बगैर वो ऐसा कार्य भी नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि वो सरकार का उस प्रकार का कर्मचारी नहीं है कि उसे जो है कुछ हर एक चीज के लिए उसे जो है इजाजत मांगनी पड़े। वो अपने प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए उसको इसी बात का ध्यान रखना होता है कि ऐसे कोई केसेस ना ले अपने इवन रिटायरमेंट के बाद में भी कि जो सरकार के अगेंस्ट में रहते हैं। महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की व्यवस्था भी संविधान में इसका प्रावधान दिया गया है। एक बात हमें यहाँ पे समझ लेनी चाहिए कि अमेरिका में भी अटॉर्नी जनरल होता है, लेकिन अब अमेरिका के अटॉर्नी जनरल के पास में एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, एक तरह की कार्यपालिका के एक प्राधिकार की व्यवस्था होती है। वैसा कोई भी अथॉरिटी भारत के अटॉर्नी जनरल के पास में नहीं है। अब कुछ फैक्चुअल बात कर लें। फैक्चुअल बात यह कि भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे, महान्यायवादी कौन से, MC सीतलवाड़ थे। 28 जनवरी 1950 से उन्होंने अपना कार्य करना प्रारंभ किया था। वर्तमान जो निवर्तमान 15वें अटॉर्नी जनरल जो है वो वेणुगोपाल हैं, जो अभी अपने कार्य कर रहे हैं। एक प्रश्न विश्लेषण के रूप में पूछा जाता है कि अटॉर्नी जनरल का पद जो है वो काफी पॉलिटिसाइज्ड होता है, इसमें काफी राजनीतिकरण होता है।
तो पहली बार जब इंदिरा गांधी के समय में नीरेन डे महान्यायवादी थे, तब ये एलिगेशन लगे कि उनका पद जो है वो निष्पक्ष न होकर के काफी ज्यादा राजनीतिकरण इसका हो चुका है। यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में मिलन बनर्जी के समय में भी ऐसी यदाकदा अखबारों में सुर्खियां रही थी कि अटॉर्नी जनरल का पद है वो निरपेक्ष रूप से या निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं करता। इसी तरह यूपीए 2 के टाइम भी गुलाम वाहनवती अटॉर्नी जनरल थे, उन पर भी यदाकदा इस तरह के एलिगेशन लगे थे। एक और फैक्चुअल चीज कि भारत में सबसे लंबे समय तक रहने वाले अटॉर्नी जनरल कौन थे, तो पहले जो अटॉर्नी जनरल थे महान्यायवादी MC सीतलवाड़, वो ही भारत में सबसे लंबे समय तक, लगभग 13 वर्ष वो भारत के अटॉर्नी जनरल रहे। उसके बाद में लगभग 10 वर्ष नीरेन डे रहे। ज्यादातर इनका कार्यकाल जो है वो 3 से 4 साल के आसपास प्रैक्टिकली रहा है। तो ये तमाम बातें जो अटॉर्नी जनरल के बारे में हमें जाननी चाहिए। आज के लिए तो शुक्रिया।